देखो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। पहला कौन सा युग कंप्लीट हुआ? पाषाण युग को कितने चरणों में बांटा है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ खोजेंगे? पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डीडवाना और जायल है नागौर जिले में। कौन जिले में? लूणी है जोधपुर जिले में। कौन जिले में? मल्ला है भरतपुर में। कहाँ है? और इंद्रगढ़ है। यानी पूरा पाषाण काल के अवशेष राजस्थान के हर कोने में बिखरे हुए हैं। फिर कौन सा पाषाण आया? पूरा पाषाण काल के अंदर इंसान पूरी तरह से जंगली अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था? पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए मकान, नंगा जंगल में झुंड में रहता था। किस में रहता था? और झुंड में मिलकर शिकार करता और कच्चा मांस खाता। कौन सा मांस खाता था भाई? कच्चा। अब उसने देखा कि जंगल में आग लगी तो कुछ पशु जलकर मर गए और उन जले हुए पशु का मांस खाया तो उसे मांस टेस्टी लगा। तो उसने क्या जलाना सीखा भाई? आग। और आग के अंदर क्या सेकना सीखा? मांस। अब उसने देखा कि डेली डेली मांस के लिए शिकार करना पड़ता है, तो वो मांस खाकर जो बचा हुआ हिस्सा फेंकता था, एक पशु उसके साथ रहता और उस बचे हुए हिस्से को खा जाता। उसका नाम था कुत्ता। क्या नाम था? तो इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया किसको? किसको भाई? कुत्ता उसके काम आया। शिकार सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? कुत्ता उसे शिकार तक ले जाता। धीरे धीरे इंसान ने पशु को पालतू बनाया। तो इंसान द्वारा पशु को पालतू किस युग में बनाया गया? कौन से युग में? मध्य पाषाण में। ठीक है ना? तो भारत में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले? बागोर में। कहाँ मिले? पशुपालन के ही दूसरा रूप कहाँ मिला है? यहां आते आते इंसान ने देखा कि पशुओं के लिए घास जरूरी है। क्या जरूरी है? और पानी। घास और पानी कहाँ मिलता है? नदी के किनारे। कहाँ मिलता है? तो इंसान नदी के किनारे रहने लग गया और घास के बीज इकट्ठा करके पत्थर से गड्ढे खोद खोद कर उन बीजों को बोना सीख गया। हल नहीं था। क्या नहीं था? हल। हाथों से कृषि आरंभ हुई। इस कृषि को कहते हैं आदिम कृषि। क्या कहते हैं? और आदिम कृषि के प्रमाण उत्तर पाषाण काल में कहाँ खोजे गए? कहाँ खोजे गए? या इंसान का हर उपकरण पाषाण युग में पत्थर का बना था। किसका बना था? कुल्हाड़ी भी किसकी? चाकू भी किसका? और दांतली भी किसकी? पत्थर की। अब इंसान ने देखा कि जंगल में आग लगी, कुछ पत्थर पिघल गए और ठंडा होने के बाद वो पत्थर ठोस हो गए। तो इंसान खोजी प्रवृत्ति का था, ऐसे पत्थरों को इकट्ठा करके पिघला दिया और सांचे में भरकर उनका आकार बनाकर उनसे उपकरण बना लिए। तो इंसान द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? कौन सी थी? तो इसे नाम दिया ताम्रपाषाण। भारत में तांबे की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दुनिया में तांबे की जननी किसको कहते हैं? तांबे में मिलावट करके क्या बनाया? कांस्य युग आते आते इंसान ने इतनी डेवलपमेंट कर लिया साहब कि इंसान हल चलाना सीख गया, उत्पादन करना सीख गया, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया। तो उसके पास आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन हो रहा था। तो जो चीज उसके पास नहीं थी वो वस्तु के बदले वस्तु देकर लेना देना सीख गया और इससे स्टार्ट हुआ व्यापार। क्या स्टार्ट हुआ? तो व्यापार के प्रमाण कहाँ मिले? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले? कृषि और व्यापार से संबंधित सभ्यता कौन सी आई? कौन से युग की है? इसी युग की दूसरी सभ्यता। और फिर कौन सी सभ्यता? कालांतर में किसकी खोज हो गई? राजस्थान में लोहे के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ मिले? फिर दूसरा और तीसरा। लोहे ने क्रांति उत्पन्न कर दी। अब लोहे के कारण हथियार तेजी से बने, उपकरण तेजी से बने, जंगल साफ हुए। तो दो चीजों को लेकर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। एक तो उपजाऊ भूमि को, पहली किसको लेकर? जमीन को। और दूसरा पशु को। भूमि और आपके ज्यादातर लोक देवता किसकी रक्षा करते हुए शहीद हुए? पशु। किसकी भाई? और भूमि के लिए लड़े उनको क्या कहते हैं? भूमिया। क्या कहते हैं? आज भी लड़ाई किसके लिए होती है? भूमि के लिए। किसके लिए होती है? लड़ाइयां स्टार्ट हो गई तो जो आदिवासियों के कबीले थे, इंसानों के जो समूह थे, वो कबीलों में बट गए। कबीले जहाँ रहने लगे वहां पर उन कबीलों के निवास से राज्य बना जिसको नाम दिया जनपद। क्या नाम दिया? और जनपद का राजा चुना गया, जनपद का मुखिया चुना गया, उसे नाम दिया राजा। क्या नाम दिया? राजा से चला परिवार कहलाया राजवंश। क्या कहलाया भाई? राजवंश।
तो लोह काल के बाद कौन सा युग आता है? राजयुग। कौन सा युग आएगा? राजयुग की हम बात करें तो राजयुग को हम आगे देखते हैं। तो राजयुग में सबसे पहले पीरियड आया, वो कौन सा काल है? कौन सा काल है? जनपद काल। ठीक है ना। अब ध्यान दो, राजस्थान के अंदर पुराने जनपदों में फेमस जनपद कौन सा? नाम सुना आपने? यस और नो? अरे पेन ड्रॉप करो, नजर सामने लो, लिख लेना बाद में। राजस्थान का सबसे पुराना जनपद कौन सा भाई? राजस्थान के जनपदों में बात करें, चित्तौड़ के आसपास फैला जनपद क्या कहलाया? अलवर जिले में फैला हुआ जनपद क्या कहलाया? टोंक जिले में फैला हुआ जनपद क्या कहलाया? ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ जनपद क्या कहलाया? क्या कहलाया? ऐसे बहुत सारे जनपद बने, तो ये कौन सा काल कहलाया? जनपद। क्या कहलाया? अब जनपद में राज्य खड़े हो गए। राज्य का मुखिया क्या कहलाया? राजा। भारत में छोटे मोटे जनपदों की संख्या थी 40। कितनी थी? और मुख्य जनपद थे 16। कितने थे? उनमें सबसे शक्तिशाली बना मगध। कौन सा बना? और मगध के अंदर एक राजवंश आ गया। मगध में जन्मा राजवंश जिसने भारत को एक नई पहचान दे दी साहब, उस राजवंश का नाम था मौर्य वंश। कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुना? उसने पूरे भारत को क्या कर दिया? एक। और मौर्यों के खत्म होने के बाद भारत को पुनः एक किया गुप्तों ने। किसने किया? तो हम अगली बात करते हैं मौर्य और कौन सा काल? गुप्त काल। मौर्य और गुप्त काल की बात करें, मौर्य और गुप्त काल की प्रसिद्ध सभ्यता में नाम आता किसका? बयाना। कौन सी आई? मौर्य और गुप्त काल के अंदर ही मौर्य काल का प्रसिद्ध मंदिर खोजा गया। कहाँ? बेराट में। मौर्य और गुप्त काल की सभ्यताओं में ही नाम आता कोटा जिले का अंदर स्थान है। कौन सा स्थान है? कर्णसुआ। कौन सा स्थान है बेटा? मौर्य गुप्त काल की बात करें, चित्तौड़ जिले के अंदर सभ्यता खोजी गई। सभ्यता का नाम क्या है? नगरी। क्या नाम है? ये सब कौन से काल की देन है? मौर्य और गुप्त काल। मौर्य और गुप्त इंडिया के अंदर डेवलप हुए तो राजस्थान में भी एक नया राजवंश आया। राजस्थान के अंदर सबसे पहले राज करने वाला राजवंश है, उसका नाम है, क्या नाम है? और प्रतिहारों के साथ साथ कौन सा वंश आया? तो अगला काल कौन सा आया? प्रतिहार और परमार काल। प्रतिहार परमार काल की बात करें, प्रतिहार काल की सबसे पुरानी राजधानी प्रतिहारों की क्या थी? क्या थी भाई? प्रतिहारों ने दूसरी राजधानी बनाया साहब एक नगर को। किसको? प्रतिहार और परमार काल का प्रसिद्ध नगर हुआ कौन सा? दौसा जिले के अंदर एक बावड़ी खुदवाई। उस बावड़ी का नाम क्या था? क्या नाम था? और परमारों की राजधानी जिसे आज माउंट आबू कहते हैं, पुराना नाम क्या है? चंद्रावती। ये कौन से काल की सभ्यताएं हैं? प्रतिहार और परमार काल। प्रतिहार और परमार खत्म हुए तो राजस्थान में एक नया वंश आया साहब। राजस्थान में इस नए वंश का नाम कौन सा वंश आया? तो अगला काल किसका आया? चौहानों की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? सांबर से निकलकर चौहान आ गए साहब। कहां? कहां आ गए? नाडोल से निकलकर चौहान आ गए। कहां? और चौहानों की एक पुरानी नगरी जिसका नाम है वृंदावती नगरी। तो ये सभ्यताओं का क्या हुआ भाई? विकास। अब उसके बाद ये जो काल है प्रतिहार से लेकर चौहान और उसके बाद का जो टाइम है वो सभ्यताओं में ना गिनकर हम गिनते हैं राजवंशों में। किसमें गिनते हैं? आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पहला राजवंश कौन सा आएगा? दूसरा राजवंश कौन सा आएगा? इसका हम उल्लेख नहीं करते क्योंकि ये चंद्रावती से निकलकर मालवा चले गए। कौन चले गए? परमार। और इन्हीं के साथ एक और वंश था चालुक्य वंश। कौन सा था? जो गुजरात में चले गए। कहां चले गए? तो राजस्थान के दो प्रमुख वंश कौन कौन से आएंगे? प्रतिहार और ये सभ्यताओं का क्या है? विकास। अब चौहानों के टाइम पर आक्रमण हुआ गोरी का। किसका हुआ? चौहान खत्म हो गए और तीन नए राजवंश आए साहब, गोहिल, राठौड़ और कछवा। गोहिल, राठौड़ और कछवा नाम सुना आपने? तो ये सभ्यताओं का क्या है? विकास। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते वो ध्यान दो। निम्न में से मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शंस आपके पास। मध्य पाषाण काल की विकसित सभ्यता थी, ऑप्शंस हैं बेराट, बागोर, गरड़दा। बेराट, बागोर, गरड़दा, ईसवाल, बागोर। कौन सी थी भाई? ठीक है ना। निम्न में से पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र नहीं है
पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र नहीं है तिलवाड़ा, सुनारी, तिलवाड़ा, सुनारी, जायल और बागोर। सुनारी कौन से काल का है? लोह काल का। कौन से काल का? तो आपको छांटना होगा। छांट सकते हो? यस और नो? इस डायग्राम से कई क्वेश्चन बनते हैं। अगला डायग्राम कंप्लीट करो। कंप्लीट। अब राजस्थान में ज्यादातर हाईलाइट सभ्यताओं की संख्या कितनी है? 6। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्वेश्चन आ जाए कि बागोर कहाँ है? तो बागोर है कौन सी नदी? कोठारी नदी। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। इज इट क्लियर? गणेश्वर कहाँ है? तो गणेश्वर है कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी कहां पर बहती है? कालीबंगा। कौन सी नदी? घग्गर नदी। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है। बालाथल नदी का नाम कौन सी नदी है? और डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? उदयपुर। ठीक है। आहड़ बेड़ज का आरंभिक नाम क्या है? कौन सी नदी है? आयड नदी। और जिला है कौन सा बेटा? उदयपुर। बेराट नदी का नाम है बाणगंगा। क्या नाम है? बाणगंगा नदी। और जिला है कौन सा? जयपुर। कौन सा बेटा? नेक्स्ट वन। खास बात हम बात करें यहां पर। ठीक है। तो बागोर जिस युग की है, बागोर का युग कौन सा है? सॉरी, बागोर का युग है मध्य
पाषाण। कौन सा है? गणेश्वर का टाइम पीरियड आता है किसमें? ताम्र पाषाण। किसमें आता है? ठीक है। कालीबंगा का टाइम आता है ताम्र कांस्य। कौन सा आया? ताम्र कांस्य। बालाथल का टाइम आता है कौन सा काल? आहड़ का टाइम भी आता है कांस्य से लेकर कौन से काल तक? लोह काल तक। और बेराट का टाइम आता है साहब कौन सा काल है? लोहो काल। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दो, अब इनका विकास का समय, कालीबंगा का विकास हुआ 4500 से 4000 ईसा पूर्व, यानी ईसा से कितने साल पहले डेवलप हो चुकी थी? 4500। आज चल रहा है ईसवी, क्या चल रहा है? तो 4500 प्लस 2200 कर दो। आज से 6500 साल पहले डेवलप हो चुकी थी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर का विकास काल आता है 2800 से लेकर कितना? 2200 ईसा। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का विकास काल आता है 2300 से लेकर कहां तक? 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। फिर आई बालाथल, बालाथल का विकास काल आता है 2200 से लेकर कितना ईसा पूर्व? 1800 ईसा पूर्व। आहड़ का विकास काल आता है 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। और बेराट 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसवी तक। तो इनमें सबसे पुरानी कौन सी हुई? सबसे नई कौन सी हुई? खास बात, अगली खास बात ध्यान देना है। बागोर की बात करें, बागोर की जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? पशुपालन। यहां का मुख्य काम क्या था? गणेश्वर में आते आते अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो गया क्या? आखेट। और आखेट के साथ क्या क्या? उत्खनन। और यहां किस धातु का उत्खनन होता था? तांबे का। कालीबंगा में आए, क्या हुआ? और कृषि के साथ साथ स्टार्ट हुआ क्या? कृषि और व्यापार। बालाथल में आए, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? कृषि भी है, व्यापार भी है, पशुपालन भी है, सब कुछ मिक्स हो गया। हम आए साहब आहड़ में, आहड़ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग धंधे पर। और बेराट पर अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? किसका? राज्य का नियंत्रण। तो क्वेश्चन आता है, उद्योग धंधे आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? कौन सी सभ्यता? पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था कौन सी है? ठीक है। ताम्र उत्खनन कहाँ का मुख्य काम है? कृषि और व्यापार कहाँ का मुख्य काम है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण कहाँ मिले? और राज्य का नियंत्रण कहाँ पर मिलता है? बेराट में। कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थान की क्या है? प्रमुख सभ्यता। ये है उनका काल। क्या है? ये क्या है? स्थान। ये है स्थिति, ये है समय, और ये है उनकी अर्थव्यवस्था। क्या बेटा? अर्थव्यवस्था। बना लीजिए।
कंप्लीट। बढ़े आगे। राजस्थान में मुख्य सभ्यताओं की संख्या कितनी है? इन 6 में से सबसे पुरानी कौन सी, सबसे नई कौन सी? बेड़च नदी के किनारे डेवलप हुई सभ्यता कौन सी? बेड़च का पुराना नाम क्या है? आयर के किनारे डेवलप हुई सभ्यता, घग्गर के किनारे डेवलप हुई सभ्यता, बाणगंगा की सभ्यता, कांतली की सभ्यता और कोठारी की सभ्यता। यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सभ्यता है, नाम है कालीबंगा। कौन सी है? क्योंकि कालीबंगा जिस काल में डेवलप हुई वो काल था सिंधु सभ्यता का काल। कौन सा काल था? तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? कालीबंगा। इसकी भाई फिर एक एक करके सबकी बात करते जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहती है कभी कभी, उस नदी का नाम क्या है? जहां से निकलती है वहां उस नदी को कहते हैं आज भी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा में आते आते इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? राजस्थान के निवासी इसे कहते हैं और पाकिस्तान के निवासी इसे कहते हैं। नदी एक नाम और भी नाम मिलते हैं। साहित्य में इसे लिखा गया द्रस्द्वती। क्या लिखा गया? अधिकांश समय सूखी रहती तो इसे कहते हैं मृत नदी। क्या कहते हैं? अंदर ही अंदर बहती तो इसे कहते हैं सोता नदी। क्या कहते हैं? अचानक बाढ़ आ जाती तो इसका नाम है नट नदी। क्या नाम है? और इसी को कहते हैं चोतांग। क्या कहते हैं बेटा? ये नदी कौन सी है? घग्गर। एक नदी के बहुत सारे नाम। पाकिस्तान में क्या कहलाई? ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में। ठीक है ना। अब राजस्थान के ये 2 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है ना। घग्गर नदी राजस्थान के जिन 2 जिलों में बहती है उनके नाम की बात करें तो पहला जिला कौन सा भाई? और श्री गंगानगर से अलग होकर बना जिला हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? तो घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बह रही है? फर्स्ट हनुमानगढ़, सेकंड, उसके बाद कहाँ चली गई? पाकिस्तान में जाकर क्या हो गई? गायब। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा में क्या कहते हैं? जहां से शुरू हो रही क्या नाम है? इसी नदी के किनारे एक सभ्यता खोजी गई है। तो घग्गर नदी के किनारे खोजी गई सभ्यता का नाम क्या है? तो घग्गर नदी के किनारे खोजी गई सभ्यता का नाम है, यहां पर सभ्यता खोजी गई उसका नाम है काली। कौन सी सभ्यता बेटा? कालीबंगा। इज इट क्लियर? ध्यान दो।
श्री गंगानगर में इस नदी के किनारे कुछ सभ्यताएं और खोजी गई है। श्री गंगानगर जिले में खोजी गई सभ्यताओं में पहला नाम है क्या? बरोल। क्या नाम है? श्री गंगानगर जिले के अंदर ही खोजी गई सभ्यता का नाम है, क्या नाम है? अनूपगढ़। क्या नाम है? और श्री गंगानगर जिले में ही खोजी गई सभ्यता का नाम है डेरा तरखान वाला। डेरा तरखान वाला। ये सभ्यता कौन से जिले में खोजी गई? हनुमानगढ़ जिले में इस पर कुछ सभ्यताएं और खोजी गई, जिनमें एक का नाम है, क्या नाम है? दूसरी सभ्यता इस नदी पर खोजी गई जिसका नाम है रंग महल। क्या नाम है? तीसरी सभ्यता इस नदी पर खोजी गई जिसका नाम है बड़ोपल। और चौथी सभ्यता इस नदी पर खोजी गई, उसका नाम है, क्या नाम है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सभ्यताएं किस नदी पर खोजी गई है? कौन सी नदी पर? घग्गर पर खोजी गई सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ किस जिले से अलग हुआ है? ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी को हनुमानगढ़ जिले में क्या कहते हैं? घग्गर नदी की उत्पत्ति कहां से हो रही है? शिवालिक हिमालय में कौन सी पहाड़ी? कालका पहाड़ी कहाँ है? और ये नदी कहाँ जाकर गायब हो रही है? फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, सिंधु। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सभ्यताएं किस नदी पर खोजी गई, तो कौन सी नदी करोगे? भारत पाकिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र किस नदी पर खोजे गए? घग्गर पर। सिंधु सभ्यता के भी सबसे ज्यादा केंद्र कौन सी नदी पर? और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सभ्यता किस नदी पर? बना लो इसको। हेडिंग डाल लेना कालीबंगा सभ्यता और उसमें ये डायग्राम बना लीजिएगा।
बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है? घग्गर नदी के प्रवाह को गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? घग्गर का पुराना वैदिक नाम क्या है? क्या नाम है? अब शब्द है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द बना सिंधी भाषा से। कौन सी भाषा से? सिंधी से एक नई भाषा अलग हुई बाद में 12वीं सदी में, उसका नाम था पंजाबी। क्या नाम था? तो सिंधी और पंजाबी में कालीबंगा का अर्थ होता काले रंग की चूड़ियां। लिखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन से रंग की चूड़ियां होता है? काले रंग की। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा के विषय में पहली बार जानकारी किसने दी थी? ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आता किससे? प्रथम जानकारी से। फिर क्वेश्चन आता है साहब कालीबंगा के किसके विषय में पूछा जाता है? और फिर क्वेश्चन आता है कालीबंगा का क्या करता? उत्खनन करता। सबसे पहले कालीबंगा के विषय में जानकारी देने वाला एक भाषा वैज्ञानिक आता है, नाम है एलपी टेसी। तो कालीबंगा के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसी। फिर आता कालीबंगा का खोजकर्ता। तो खोजकर्ता का नाम आता है डॉक्टर अमलानंद घोष। डॉक्टर कौन सा बेटा? अमलानंद घोष। प्रयाग पब्लिकेशन के अनुसार इसकी खोज 51 में हुई। बाकी जगह इसकी खोज कब मानी जाती है? तो 1951-52 में खोज किसने की? अमलानंद घोष। फिर हम बात करते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? तो कालीबंगा का उत्खनन करवाने वाले 3 व्यक्ति मेन आते हैं सब। पहले का नाम है बी लाल, ठीक है ना। दूसरे का नाम है के थापर। क्या नाम है? तीसरे का नाम है MS वत्स। इसका उत्खनन काल आता है 61 से लेकर कब तक? 69। ठीक है ना। तो कालीबंगा के विषय में सबसे पहले जानकारी देने वाला विद्वान एलपी टेसी। ठीक है। कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम और कालीबंगा के उत्खननकर्ता कितने व्यक्ति हैं? पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा। लिख लो, लिखिएगा। कालीबंगा के विषय में प्रथम जानकारी, कालीबंगा के विषय में प्रथम जानकारी कालीबंगा के विषय में प्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी, लुइस पीरे टेसीटोरी ने दी थी। एलपी टेसीटोरी ने दी थी। नेक्स्ट, कालीबंगा की खोजकर्ता, खोज अमलानंद घोष द्वारा, खोजकर्ता अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 में की गई थी। खोज अमलानंद घोष द्वारा 1951-52। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन
उत्खनन, उत्खनन। टाइम लिख लो उत्खनन का, 1961 से 69, और फिर तीनों के नाम लिख लीजिएगा। बीबी लाल, वी के थापर, बीबी लाल, वी के थापर और एम एस वत्स। बीबी लाल, वी के थापर और कौन सा वत्स है बेटा? एम एस वत्स, एम एस वत्स। नोट डाल के लिखिए यहां पर, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी, अंडरलाइन तीसरी राजधानी को, अंडरलाइन दशरथ शर्मा को। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी बेटा? तीसरी राजधानी एवं पांचवा सबसे बड़ा नगर, पांचवा एवं पांचवा सबसे बड़ा नगर बताया है, पांचवा सबसे बड़ा नगर बताया है। तो कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी और पांचवा नगर की संज्ञा देने वाला विद्वान कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक हिस्ट्री के विद्वान है जिन्होंने द अर्ली चौहान डाइजेस्टी नाम की पुस्तक भी लिखी है। इज इट क्लियर? अब कालीबंगा सभ्यता डेवलप हुई कौन सी नदी के किनारे? घग्गर के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ये सभ्यता कितने टीलों में थी? कितने टीलों में थी? एक टीला नदी के प्रवाह में कटकर खत्म हो गया, पीछे कितने टीले रह गए? तो इस सभ्यता के अवशेष वर्तमान में दो टीलों में खोजे जाते हैं, एक घग्गर के पश्चिम का टीला है और एक पूर्व का टीला है। ध्यान दो इधर, पश्चिम के टीले को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। दुर्ग या, क्योंकि इसमें बना बनाया क्या मिला है? मिट्टी का दुर्ग। क्या बना मिला बेटा? मिट्टी का दुर्ग मिला है। और इस टीले की खास बात है कि यहां पर जो अवशेष हैं
वो हड़प्पा से भी पुराने हैं, तो इसे नाम दिया कौन सा काल? और प्राक हड़प्पा काल में यहाँ के अवशेष किस वर्ष के हैं? 2450 ईसा पूर्व के। यहाँ पर मिट्टी का क्या खोजा गया? लघु दुर्ग। यहीं पर खोजा गया क्या? क्या खोजा गया? परकोटा। परकोटे को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा दीवार। यहीं पर खोजा गया है जुता हुआ, क्या खोजा गया? ये प्रमाण कौन से टीले में मिले? पश्चिमी टीले में। पश्चिमी टीले में दुर्ग बना है तो इसका नाम क्या रखा? दुर्ग टीला। फिर हम बात करते हैं दूसरी तरफ टीला, उसका पूर्वी टीले का नाम है नगर क्षेत्र। क्या नाम है? और नगर क्षेत्र कौन से काल की संरचना है? हड़प्पा काल की संरचना है। और यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो 2300 से लेकर कितने ईसा पूर्व? 1700 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ पर समकोण पर क्या बनी है? सड़कें। और सड़कों के साथ में क्या है? नालियां। समकोण पर सड़कें और नालियां, तो इसको विद्वानों ने कौन सा पैटर्न नाम दिया है? ग्रिड पैटर्न। क्या नाम दिया? यहीं पर प्रमाण मिले हैं किसके? कृषि, और कृषि के साथ किसके? व्यापार के। यहीं पर प्रमाण मिले हैं, क्या मिली है? तांबे की क्या मिली भाई? मुद्राएं। यहीं पर मिली है लकड़ी की नालियां, ईंटें, बहुत सारे प्रमाण। तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता कितने टीलों में है? पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं? पूर्वी टीले को क्या कहते हैं? वह टीला जिसमें जुता हुआ खेत मिला है वो कौन सा टीला है? पश्चिमी टीले में कौन से युग के अवशेष खोजे गए? यानी सिंधु सभ्यता से भी पुराने अवशेष खोजे गए। सिंधु सभ्यता से भी पुराने हल के अवशेष कहाँ खोजे गए? कालीबंगा। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कितने टीलों में अवस्थित है? 2 टीलों में। कौन कौन से काल के अवशेष मिले? तो कौन से काल के करोगे? प्राक हड़प्पा काल और हड़प्पा काल। जुता हुआ खेत कौन से काल की संरचना है? कृषि और व्यापार के प्रमाण कौन से काल की संरचना है? हड़प्पा काल के टीले को क्या नाम दिया है? नगर क्षेत्र। क्या नाम दिया है? बना लो, लिखिएगा पहले एक लाइन। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में घग्गर नदी पर घग्गर नदी पर 2 टीलों में खोजी गई है। जिसके 5 स्तर की खुदाई, 5 स्तर की खुदाई हो चुकी है। अब सभ्यता के टोटल कितने स्तर खोजे जा चुके हैं? 5। यानी ये सभ्यता 5 बार बनी थी, 5 बार क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो एक के ऊपर एक सभ्यता बनाई गई है। मूल रूप से सभ्यता कितने टीलों में थी? वर्तमान में केवल कितने टीले रह गए? एक टीला किस में कट गया? घग्गर की बाढ़ में। तो वर्तमान में कितने टीले हैं बेटा? ठीक है ना, बना लो।
बढ़े आगे, यस और नो। अभी तक जो क्वेश्चन हुए वो ध्यान दीजिएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है? घग्गर का वैदिक नाम क्या था? घग्गर को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? कालीबंगा की खोज किस विद्वान ने की थी? अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज राजस्थान के किस जिले में की गई थी? की गई थी गंगानगर में। किसमें? बाद में गंगानगर से अलग होकर बना नया जिला कौन सा है? तो वर्तमान में किस जिले में है? तो कौन सा करोगे? हनुमानगढ़। ठीक है ना। कालीबंगा के विषय में सबसे पहले जानकारी देने वाला एक भाषा वैज्ञानिक कौन था? एलपी टैसी। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताने वाला विद्वान कौन है? दशरथ। कालीबंगा सभ्यता का विकास कितने टीलों में हुआ था? 3 टीलों में। कितने में हुआ था? वर्तमान में अवशेष कितने टीलों में विस्तृत हैं? कि एक टीला किसके मार्ग में कट गया है? घग्गर के मार्ग में। ठीक है ना। कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण किस युग की देन है? प्राक हड़प्पा काल। जुते हुए खेत के अवशेष कौन से टीले में खोजे गए? पश्चिमी टीले को विद्वानों ने क्या नाम दिया? जहां पर जुता हुआ खेत मिला वहीं पर मिट्टी का बना हुआ क्या खोजा गया? दुर्ग। क्या खोजा गया? जबकि पूर्वी टीले की विशेषता क्या है? कौन सा पैटर्न? ग्रिड पैटर्न किसे कहते हैं? समकोण और काटती हुई सड़कें। और आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी में ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं आती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पर भी एक दूसरे को काटती हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? और 90 डिग्री का कोण बनता मतलब कौन सा कोण बन रहा है? कौन सा कोण बन रहा है? उसी तरह से कालीबंगा के अंदर और सिंधु घाटी के अन्य बड़े बड़े नगरों में जितनी भी सड़कें सब की सब कितने डिग्री पे काट रही हैं? और सड़कों के साथ साथ में क्या बनी हुई है? यानी इनका विज्ञान हमसे भी ज्यादा डेवलप था। नालियां बनी हुई, नालियों को ढका गया। नालियों को क्या किया गया? ताकि नालियां ब्लॉक नहीं हो, गंदगी नहीं फैले, मच्छर नहीं हो। पानी निकालने के लिए घर के अंदर से दीवार में लकड़ी की नाली बनाई गई। किसकी नाली? ताकि दीवार में सीलन नहीं आए। अपने यहाँ पर कितने ही प्लास्टिक का पाइप लगा दो, दीवार में क्या आ जाती है? सीलन। क्या आ जाती भाई? अपने यहाँ कितनी अच्छी नाली बनाओ, थोड़ी देर में नाली क्या हो जाती है? ब्लॉक। क्योंकि नालियां अधिकांश अपने यहाँ कैसी होती है? खुली। कैसी होती है? खुली। और अपने सड़कों का कोई वजूद ही नहीं है, कभी सांप की तरह चलती है तो कभी पशु की तरह घूम जाती है। हमारा साइंस आज चाहे कितना ही डेवलप हो, किंतु हम पीछे थे। किससे? कालीबंगा से। अब कालीबंगा में जो ईंटें खोजी गई है उन ईंटों की भी खास बात है। कालीबंगा की सारी ईंटें कैसी है? कैसी है? इन्हें किस तरह से प्रयोग किया गया? धूप में सुखाकर पकाया है, आग में नहीं पकाया। किस में पका दिया? गीली मिट्टी से ईंटें थाप कर अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया। तो सारी ईंटें कैसी है? फर्श पर प्रयोग की गई ईंटें कैसी है? अलंकृत। यानी फर्श बनाने के लिए ईंटें बनाई गई, उस पर डिजाइन बनी हुई है। और खास बात, ईंटों का अनुपात है 4:2:1। 4 लंबाई है, 2 चौड़ाई है और 1 ऊंचाई। यानी गणित का प्रयोग किया गया। कालीबंगा के निवासियों को किसका ज्ञान था? गणित का। अब गणित का ज्ञान था। दूसरा प्रमाण है, पहला प्रमाण तो क्या हुआ? ईंटें। गणित का दूसरा प्रमाण क्या मिला है? यहां पर मिले हैं बाट माप के क्या मिले बेटा? उपकरण। बाट माप किसके बिना संभव नहीं है? गणित। गणित का तीसरा प्रमाण है, कालीबंगा में बना हुआ मिला है क्या? हवन कुंड। हवन कुंड को टूटे होने के कारण कहते हैं भग्न वेदिका। और हवन कुंड की खास बात, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। हवन कुंड कौन से आकार में होता है? कौन से आकार में होता है? एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं होता है। ये तीनों चीजें सिद्ध करती है कि कालीबंगा के निवासियों को किसका ज्ञान था? गणित का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? फिर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा की मोहरें, कालीबंगा में अलग अलग प्रकार की मोहरें खोजी गई है। ठीक है ना।
आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार और लास्ट में खोजी गई मोहरें हैं कौन से कार की? बेलनाकार मोहरें। और एक चीज और खोजा गया जिसका नाम है मिट्टी का बना हुआ क्या खोजा गया? तंदूर। ये दो चीजें किस देश से संपर्क का प्रमाण है? ईरान से संपर्क का प्रमाण है। यानी कालीबंगा का व्यापार कहां से होता था? प्रमाण के रूप में क्या मिली है? बेलनाकार मोहरे। और मिट्टी का बना हुआ क्या मिला? इन मोहरों की खास बात, मोहरें दो चीजों से बनी है। पहली चीज क्या है? तांबा। और दूसरी चीज क्या है? सेल खड़ी। क्या है बेटा? यानी मिट्टी की और तांबे की मोहरें खोजी गई है। मोहरों पर क्या प्रयोग की गई है? लिपि। और इस लिपि का नाम है सेंधव लिपि। सेंधव लिपि में अक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? चित्र का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? और ये लिपि लिखी जाती है कौन से आकार में? सर्पिलाकार रूप में। तो कालीबंगा की मोहरों पर किसके प्रमाण मिले? और सेंधव लिपि में अक्षर की जगह क्या बनाए गए? चित्र। क्या बनाए गए? आगे देखते हैं। कालीबंगा के अंदर एक खोपड़ी मिली है, ठीक है ना, जिसके बीचों बीच छेद किया गया और ये छेद नासिका से जाकर निकल गया। ये 0 से 6 आयु वर्ग के बालक की क्या है? खोपड़ी। क्या बेटा? इसको कहते हैं छिद्रित कपाल खंड। कौन सा कपाल खंड है? और इसको प्रमाण माना गया है किसका? शल्य चिकित्सा। यानी कालीबंगा के लोग सर्जरी करना सीख चुके थे। क्या मिली है? खोपड़ी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कालीबंगा की जो दीवारें हैं उन दीवारों के अंदर दरारें सी आ रही है और कालीबंगा की दीवारों में आई ये दरारें प्रमाण मानी जाती है किसके? भूकंप के। किसके प्रमाण है भाई? भूकंप के। ठीक है ना। तो दीवारों में क्या है? दीवारों में दरारें। भूकंप का क्या है? प्रमाण। कालीबंगा में आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के कितने स्तर खोजे गए? 5 स्तर। कितने स्तर हैं? 5 स्तर। किसका प्रमाण है? घग्गर की बाढ़ का प्रमाण। एक बार नष्ट होने के बाद उस सभ्यता के निवासियों ने फिर इसे बनाया, फिर घग्गर की बाढ़ में नष्ट हो गई, फिर बनाया, फिर नष्ट हो गई, फिर बनाया, और फिर नष्ट हो गई, फिर बनाया। तो कितनी बार बनाई गई सभ्यता? बार बार नष्ट हो रही थी। तो सभ्यता वाले थक गए कि आ तो रोज ही बाढ़ आवे, रोज ही बर्बाद वे जावे। तो 8वां चाल हो रहा और यहां से चले गए। तो सभ्यता के नष्ट होने का एक कारण क्या है? घग्गर की बाढ़। इसी सभ्यता में चलते हैं तो समाधान किया गया। क्या किया गया? समाधान। समाधान 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? एक है पूर्ण समाधि। क्या बेटा? दूसरी है आंशिक, या इसी को कहते हैं कौन सी समाधि? कलश समाधि। और तीसरी है प्रतीकात्मक समाधि। तो कालीबंगा में कितने प्रकार से शव को दफनाया गया है? 3 प्रकार से समाधान किया गया। तो यहां पर आगे समाधान के कितने प्रकार हैं? एक समाधि खोजी गई है जिसका नाम है अंडाकार समाधि। क्या नाम है? इसी को विद्वानों ने नाम दिया है चिरायु कब्र। कौन सी कब्र का है? चिरायु कब्र। यहां मृतक के साथ अवशेष रखे गए
मृतक के साथ रखे गए अवशेष इस बात का प्रमाण है कि ये लोग किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कान का कुंडल, कांसे का दर्पण, खाने पीने के बर्तन रखे गए तो ये सिद्ध होता कि इनकी ये मान्यता थी कि बंदा वापस कभी भी जीवित हो सकता है। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कहाँ के निवासी? कालीबंगा। कालीबंगा में हम आगे चलते हैं। कालीबंगा के अंदर ही हम आगे चलते हैं तो यहां पर मिला हुआ जुता हुआ खेत। क्या मिला भाई? जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत प्रमाण है किसका? कृषि का। किसका प्रमाण है? और यहां पर कितनी फसलें होती थी? 9 फसलों के क्या मिले हैं? प्रमाण। किंतु नहीं प्रमाण मिले हैं किसके? सिंचाई नहीं होती थी। नहीं मिला है क्या? हल। हल और सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं। एक जुता हुआ खेत मिला, 9 फसलों के प्रमाण मिले, अर्थात यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कालीबंगा की। तो एक एक करके हम साक्ष्यों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना? लिखिएगा, कालीबंगा में खोजे गए प्रमुख साक्ष्य। कालीबंगा में खोजे गए प्रमुख साक्ष्य। कालीबंगा में खोजे गए प्रमुख साक्ष्य। लिखिएगा इसमें, कच्ची एवं अलंकृत ईंटें। कच्ची एवं अलंकृत ईंटें। कच्ची एवं अलंकृत ईंटें। नेक्स्ट वन, मिट्टी का तंदूर। मिट्टी का तंदूर। नेक्स्ट, मिट्टी की खंडित मिट्टी की खंडित मूर्ति। मिट्टी की खंडित मूर्ति। लाल काले मृद भांड। लाल काले मृद भांड। मृद भांड समझते हो? मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? मृद भांड। कौन से रंग के हैं? लाल काले। नेक्स्ट, व्याघ्र अंकित ताम्र मुद्रा, जिस पर एक व्याघ्र बना हुआ, ऐसे तांबे का एक सिक्का। व्याघ्र अंकित ताम्र मुद्रा। नेक्स्ट, कांस्य दर्पण एवं कर्ण कुंडल। कांस्य दर्पण एवं कर्ण कुंडल। कांस्य दर्पण एवं कर्ण कुंडल। ग्रिड पैटर्न आधारित ग्रिड पैटर्न आधारित नगर नियोजन। ग्रिड पैटर्न पर आधारित नगर नियोजन। भवन से जल निकास हेतु भवन से जल निकास हेतु लकड़ी की नालियां। भवन से जल निकास हेतु लकड़ी की नालियां।
7 हवन कुंड ऑब्लिक भग्न वेदिकाएं। सात हवन कुंड ऑब्लिक भग्न वेदिकाएं। बालक की छिद्रित खोपड़ी, बालक की छिद्रित खोपड़ी। बाट माप के उपकरण, बाट माप के उपकरण। मोहरों पर अंकित सेंधव लिपि, मोहरों पर अंकित, मोहरों पर अंकित सेंधव लिपि, मोहरों पर अंकित सेंधव लिपि, मोहरों पर अंकित सेंधव लिपि। कृषि और व्यापार के प्रमाण, कृषि और व्यापार के प्रमाण, कृषि और व्यापार के प्रमाण। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत एवं 9 कृषि फसलों के प्रमाण, जुता हुआ खेत एवं 9 कृषि फसलों, 9 कृषि फसलों के प्रमाण। नो कृषि फसलों के प्रमाण अभी लिखेंगे, अभी होल्ड करो, ठीक है। आगे लिखो। ऊंट की अस्थियां, अब कालीबंगा के निवासी ऊंट को नहीं जानते थे, ठीक है ना। ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां। 3 प्रकार से समाधान, 3 प्रकार से समाधान। अंडाकार समाधि, अंडाकार समाधि, समाधि आदि। 2-3 लाइनें छोड़ देना, आदि। और कुछ याद आएगा लिख लेंगे, 2 लाइनें छोड़कर, 3 लाइनें छोड़कर आगे लिखिएगा। कालीबंगा में खोजा गया मिट्टी का तंदूर, कालीबंगा में खोजा गया मिट्टी का तंदूर, मिट्टी का तंदूर एवं, कालीबंगा में खोजा गया मिट्टी का तंदूर एवं बेलनाकार मोहरें, मिट्टी का तंदूर एवं बेलन के आकार की मोहरें, बेलनाकार मोहरें। किस देश से संपर्क का प्रमाण है? ईरान से संपर्क का प्रमाण है। मिट्टी का तंदूर एवं बेलनाकार मोहरें ईरान से संपर्क का प्रमाण है। नेक्स्ट, अगली पंक्ति। कालीबंगा में 4:2:1, 4:2:1, एक आकार की ईंटें, ईंटें, कोमा हवन कुंड, हवन कुंड और बाट माप के उपकरण, बाट माप के उपकरण, बाट माप के उपकरण। किसका प्रमाण है?
वैदिक गणित के प्रारंभिक स्रोत माने जाते हैं। वैदिक गणित के प्रारंभिक स्रोत ऑब्लिक प्रमाण, वैदिक गणित के प्रारंभिक स्रोत ऑब्लिक प्रमाण माने जाते हैं। अरे बिना गणित के कोई अनुपात सिद्ध कर सकता है क्या? यस और नो? तो यहां के लोगों को गणित का ज्ञान हो चुका था। नेक्स्ट, बालक की छिद्रित खोपड़ी, बालक की छिद्रित खोपड़ी, बालक की छिद्रित खोपड़ी किसका प्रमाण है? शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। कालीबंगा के भवनों की दीवारों में, कालीबंगा के भवनों की दीवारों में, कालीबंगा के भवनों की दीवारों में आई दरारें, भवनों की दीवारों में आई दरारें, दरारें किसका प्रमाण? भूकंप का प्रमाण है। भूकंप का प्रमाण है। अब ध्यान दो, मैंने आपको गणित के 3 प्रमाण लिखवाए। अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं हो और फिर भी पूछ ले जाए कि कालीबंगा के निवासी गणित से परिचित थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण कालीबंगा या सिंधु सभ्यता में किसके रूप में मिला, तो बताओ क्या करोगे? समकोण पर काटती हुई सड़कें। सिंधु सभ्यता में है तो समकोण किस पर बनता है? 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री किससे आती है? गणित से। तो बिना गणित के समकोण बना सकते हो क्या? नहीं ना। तो कालीबंगा के निवासी गणित और विज्ञान में डेवलप हो चुके थे। लिखिएगा, कालीबंगा में समाधि में रखी गई सामग्री, कालीबंगा में समाधि में रखी गई सामग्री, समाधि में रखी गई सामग्री किसका प्रमाण है? पुनर्जन्म में विश्वास का प्रतीक है। पुनर्जन्म में विश्वास का प्रतीक है। पुनर्जन्म में विश्वास का प्रतीक है। अब कालीबंगा में कितने प्रकार की समाधियां बनाई हैं? तो लिखो, कालीबंगा में 3 प्रकार से समाधान, तीन प्रकार से समाधान किया गया है। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। नंबर 2, आंशिक ऑब्लिक कलश समाधिकरण, आंशिक ऑब्लिक कलश, कलश समाधिकरण। नंबर 3, प्रतीकात्मक समाधिकरण। प्रतीकात्मक समाधिकरण। नेक्स्ट, कालीबंगा के निवासी कालीबंगा के निवासी बिना सिंचाई के, बिना सिंचाई के, अब बिना सिंचाई के की जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? बारानी। क्या कहते हैं? बिना सिंचाई के बारानी कृषि, बारानी। बिना सिंचाई के बारानी कृषि करते थे।
जो कि अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में घग्गर की बाढ़ का पानी, अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे बरसात खत्म हो जाती तो नदी के किनारे जो बाढ़ का पानी वो धीरे धीरे क्या हो जाता, उतर जाता। ठीक है ना, बाढ़ समझते हो, नदी फैल जाती है और धीरे धीरे नदी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो आसपास की भूमि खाली हो गई, किंतु नदी के प्रवाह से उस भूमि में नमी इतनी अधिक रहती है कि उसमें हल चलाकर फसल बो देते, बिना सिंचाई के फसल हो जाती थी। आज भी घग्गर जब बहकर आती तो बहते हुए पानी में, पानी भरा रहता है उसमें चावल बो देते हैं। क्या बो देते हैं? भरे हुए पानी में क्या बोए जाते हैं? चावल। ठीक है, चावल पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और पक जाता है, और धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर आते पानी उतर जाता है, दिसंबर तक धीरे धीरे नदी की धारा सूख जाती, वहां पर हल चलाकर गेहूं बोकर आ जाते हैं। साहब, नदी में इतनी अधिक नमी रहती है कि उस गेहूं को, सरसों को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, और बिना सिंचाई के पक जाती है। जो कि अक्टूबर नवंबर में घग्गर की बाढ़ का पानी उतरने पर फसल बोते, जिसे अक्टूबर नवंबर में बोई हुई फसल को कब काटते हैं? हाँ जी, जिसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता था। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता था। यहां गेहूं जो सरसों, राई, तिल, गेहूं जो सरसों, राई, तिल, कपास, चना, रागी सहित कुल 9 फसलों के प्रमाण खोजे गए हैं। कुल कितनी फसलों के प्रमाण मिले बेटा? 9 फसलों के प्रमाण मिले। नोट डाल के लिखिएगा। नोट, कालीबंगा सभ्यता के टीले के, कालीबंगा सभ्यता के टीले के ऊपरी स्तर पर, सबसे ऊपर, कालीबंगा सभ्यता के टीले के ऊपरी स्तर पर, टीले के ऊपरी स्तर पर ऊंट की अस्थियां खोजी गई है। ऊंट की अस्थियां खोजी गई है, किंतु कालीबंगा के निवासी, कालीबंगा के निवासी ऊंट से परिचित नहीं थे। अरे इस सभ्यता के नष्ट होने के सैकड़ों साल बाद यहां पर ऊंट को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबू जी। ठीक है ना, हजारों साल बाद ऊंट राजस्थान में आया, यहां कोई ऊंट पालने वाला होगा, इस क्षेत्र में किसी ऊंट पालने वाले का ऊंट यहां मर गया, तो ऊपर ही ऊपर में ऊंट की अस्थियां मिली, किंतु कालीबंगा के निवासी किससे परिचित नहीं है? ऊंट से। लिखिएगा, कालीबंगा में सिंचाई, हल, मंदिर, लोहा धातु और नदी उपासना के प्रमाण,
नदी उपासना के प्रमाण, नदी उपासना के प्रमाण नहीं मिले हैं। नदी उपासना के प्रमाण नहीं मिले, यानी कालीबंगा के निवासियों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? सबसे पहले सिंचाई का। किसका? अब यहां जुता हुआ खेत तो मिला है, किंतु क्या नहीं मिला है? हल। क्या नहीं मिला बेटा? हल के सबसे पुराने प्रमाण मिले बनवाली में। कहा मिले बेटा? बनवाली। ठीक है, नदी उपासना और मंदिर भी यहां पर नहीं मिले। और यहां कौन सी धातु नहीं मिली है? लोहा। कौन सी धातु नहीं मिली? यहां की मुख्य धातु थी तांबा और कांसा। तांबा और कांसा। नेक्स्ट लिखिएगा, कालीबंगा के नष्ट होने का मुख्य कारण, कालीबंगा के नष्ट होने का मुख्य कारण किस नदी की बाढ़? घग्गर की बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। घग्गर की बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, कालीबंगा सभ्यता का डेवलपमेंट कब हुआ? तो किसी भी सभ्यता या किसी भी वस्तु की प्राचीनता ज्ञात करने की तिथि, ज्ञात करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या नाम है? कार्बन डेटिंग को कहते हैं कौन सी स्टाइल? C14 स्टाइल। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यताएं हैं? सिंधु घाटी के समकालीन है। और इस सभ्यता का विकास काल माना गया कितना? 2300 से 1750 ईसा। तो लिखिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति ब्रैकेट में कर दो C14 के अनुसार C14 के अनुसार कालीबंगा का विकास, कालीबंगा का विकास 2300 से 1750 ईसा पूर्व, 2300 से 1750, 2300 से 1750 ईसा पूर्व में होता है, या में हुआ था, जो कि सिंधु घाटी के समकालीन, सिंधु घाटी के समकालीन एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के समकालीन कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्य युग सभ्यता। कालीबंगा की अर्थव्यवस्था, कालीबंगा की अर्थव्यवस्था कृषि और आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी। कृषि और आंतरिक व्यापार, कृषि और आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी। कालीबंगा की अर्थव्यवस्था कृषि और आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने, पीछे वाली पंक्ति पूरी लिख ली सबने, कालीबंगा की अर्थव्यवस्था कृषि और आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी। अगली पंक्ति, राजस्थान सरकार ने 1985 में, 1985 में, राजस्थान सरकार ने 1985 में
कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की थी? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। तो कालीबंगा म्यूजियम कब बना है? 1900, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यही नदी बहकर कहां जा रही है? पाकिस्तान। कहां जा रही है? पाकिस्तान में। इसको क्या कहते हैं? तो हकरा नदी पर कालीबंगा के समान सेम टू सेम प्रमाण खोजे गए, एक सभ्यता खोजी गई जिसका नाम है कोट दीजी। क्या नाम है? कोट दीजी। तो नीचे नोट डाल के लिखिएगा, कोट दीजी सभ्यता, कोट दीजी, कोट दीजी सभ्यता सिंध पाकिस्तान में, कोट दीजी सभ्यता, कोट दीजी कोट दीजी सभ्यता सिंध पाकिस्तान में कालीबंगा के समान साक्ष्य खोजे गए हैं। कालीबंगा के समान साक्ष्य खोजे गए। तो कालीबंगा के जैसे प्रमाण पाकिस्तान में कहां खोजे गए? कोट दीजी पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? और सिंध प्रांत में ये सभ्यता किस नदी पर है? हकरा। किसका नाम है? घग्गर का। किसका नाम है? अब कालीबंगा की खोज करने वाला बंदा कौन आया? अमलानंद घोष। कालांतर में बाबू अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में एक सभ्यता और खोजी साहब, और बीकानेर जिले में खोजी गई सभ्यता कौन सी है? सौथी। सौथी सभ्यता किस जिले में है? बीकानेर में। कौन से जिले में? सौथी सभ्यता के अंदर कौन से काल के अवशेष मिले? प्राक हड़प्पा काल के। तो सौथी को खोजने वाले विद्वान का नाम है अमलानंद घोष, और अमलानंद घोष ने सौथी को कहा है कालीबंगा फर्स्ट। क्या नाम दिया है? तो कालीबंगा फर्स्ट किसे कहते हैं? सौथी कहां है? और इसकी खोज भी किसने की है? लिखो अगली पंक्ति, डॉक्टर अमलानंद घोष ने, डॉक्टर अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में, डॉक्टर अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में प्राक हड़प्पा कालीन, डॉक्टर अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन सौथी सभ्यता की खोज की, जिसे बीकानेर जिले में प्राक हड़प्पा कालीन सौथी सभ्यता, सौथी सभ्यता की खोज की। अंडरलाइन सौथी सभ्यता को, अंडरलाइन बीकानेर को, अंडरलाइन अमलानंद घोष को। डॉक्टर अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में प्राक हड़प्पा कालीन सौथी सभ्यता की खोज की, जिसे क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम कहते हैं। तो कालीबंगा फर्स्ट के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? सौथी। कहां है? सौथी की खोज किसने की है? और इसे कालीबंगा फर्स्ट क्यों कहा? क्योंकि यहां कौन से काल के अवशेष मिले? यानी कालीबंगा से भी पुराने अवशेष मिले। कालीबंगा और सौथी दोनों की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। ठीक है ना। यहां पर कालीबंगा के विषय में पहली जानकारी किसने दी थी? कालीबंगा का उत्खनन कितने व्यक्तियों ने मिलकर करवाया? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? कालीबंगा के अंदर शल्य चिकित्सा का प्रमाण के रूप में क्या खोजा गया? खोपड़ी। क्या खोजी गई? कालीबंगा में नगर किस पैटर्न पर बनाया गया है? ग्रिड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? ग्रिड पैटर्न की विशेषता क्या होती है? समकोण पर काटती सड़कें और नालियां। कालीबंगा के भवनों से जल निकास के लिए कौन सी नालियां बनाई गई?
लकड़ी की नालियां। कौन सी नालियां? कालीबंगा के अंदर यज्ञ करने के प्रमाण के रूप में क्या मिले? हवन कुंड। क्या मिले? हवन कुंड। कालीबंगा में मोहरों के रूप में ईरान से संपर्क के रूप में कौन सी मोहरें खोजी गई? और ईरान से संपर्क का दूसरा प्रमाण क्या मिला है? मिट्टी का तंदूर। क्या मिला बेटा? कालीबंगा में खोजा गया वह पशु जिससे कालीबंगा के निवासी परिचित नहीं थे, कौन सा था? कालीबंगा किस नदी के किनारे डेवलप हुई है? कालीबंगा का टीले कितने थे? वर्तमान में कितने रह गए? कालीबंगा में ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। कालीबंगा की सारी ईंटें कैसी है? फर्श पर ईंटें कैसी है? ईंटों को किसमें सुखाकर तैयार किया गया? कालीबंगा की नींव भी किससे बनाई गई है? तो ये तो बात हुई कालीबंगा किसकी। अब हम अगली सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। हमारी अगली सभ्यता होगी, नाम है आहड़ सभ्यता। कौन सी भाई? आहड़। क्या हुआ है? कौन सी रह गई? अरे पीली अपने इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है ना? जो काम की वही लिखो ना। यस, पेन ड्रॉप करो, नजर सामने लो। ज्योग्राफी के अंदर नदियां हो चुकी है, यस एंड नो? तो बताओ साहब, गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? ये आई आपकी गोगुंदा पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ियों से ऊपर चले तो पहाड़ी आई, नाम है कौन सी पहाड़ी? बेरा का मठ सु आवे, खमनोर का मैदान में छावे, नंद संबंध बांध सु आगे आ नदी, वशिष्ठी की पुत्री बनास है कहलावे। आगे चलकर क्या कहलाती? बनास। उसके ऊपर चले, पहाड़ी आती है साहब, कौन सी? कौन सी पहाड़ी? उसके ऊपर चले, पहाड़ी आती है साहब, कौन सी पहाड़ी? देवगढ़ की पहाड़ी। बाकी बहुत सारी पहाड़ियां अपने काम की यही है। यहां से अलग अलग नदियां निकल रही है साहब। यहां से निकलने वाली नदियों में खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर सबसे लंबा प्रवाह लेकर जाने वाली नदी का नाम है बनास। क्या नाम है? दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर बनास में मिलने वाली पहली सहायक हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी की? कोठारी। कौन सी नदी? ये नदी हुई आपकी कौन सी? बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है ना? जहां से निकलती वहां इसका नाम क्या है? आयड़ पर बाद में एक झील बना दी गई। कौन सी झील है? उदय सागर। आगे चलकर इसका नाम बदल जाता क्या? और बेड़च में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है चित्तौड़ के किले के नीचे। कौन सी बेटा? बेड़च और बनास के साथ एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है मैनाली। क्या नाम है? बेड़च, बनास और मैनाली का त्रिवेणी संगम कहता है बिगोद। क्या कहलाता है? बेड़च के बाद, कोठारी के बाद बनास में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है खारी। क्या नाम है? खारी के साथ ही आकर मिलती है नदी, नदी का नाम है डाई। क्या नाम है? बनास की एक छोटी सी सहायक नदी जो टोंक जिले में इसमें मिलती है उसका नाम क्या है? डील नदी। क्या नाम है भाई? डील। ये सारी नदियां आगे चलकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किस में मिल रही है? बनास। ठीक है ना? तो इन्हीं नदियों के किनारे मेवाड़ में कुछ सभ्यताएं डेवलप हो गई। खारी नदी पर डेवलप हुई सभ्यता का नाम है, क्या नाम है? कोठारी नदी पर डेवलप हुई सभ्यता का नाम है, क्या नाम है? बनास नदी पर डेवलप हुई सभ्यता का नाम है भगवानपुरा। और गहरी लाल मेहंदी के लिए प्रसिद्ध नगर है कौन सा भाई? आयड़ नदी पर पहली सभ्यता आई है, नाम है क्या नाम है? और आयड़ नदी पर सबसे विकसित सभ्यता क्या नाम है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कौन सी? बेड़च नदी पर एक और सभ्यता डेवलप हुई, उसका नाम है क्या नाम है? बेड़च नदी पर चित्तौड़ जिले में एक और सभ्यता डेवलप हुई, उसका नाम है घोसुंडा, नॉट डी। घोसुंडी अलग है, घोसुंडा अलग है। और गंभीरी बेड़च संगम के बाद एक सभ्यता और डेवलप हुई, उसका नाम है माध्यमिका, क्या नाम है? नगरी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
डील नदी पर एक सभ्यता डेवलप हुई, इस सभ्यता का नाम है, क्या नाम है? एशिया में प्राचीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। और आगे टोंक जिले में बनास नदी पर एक सभ्यता डेवलप हुई, इसका नाम है नगर सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं बनास और उसकी सहायक नदियों पर विकसित हुई है, ठीक है ना। बनास और सहायक नदियों में सबसे ज्यादा सभ्यता किस नदी पर है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और बेड़च किस में मिल जाती है? बनास। किस में मिल जाती है? तो विद्वानों ने इसे नाम दिया है बेड़च बनास संस्कृति। क्या नाम दिया? बेड़च बनास संस्कृति के केंद्र। तो हम अगले पढ़ रहे हैं बेड़च बनास संस्कृति के केंद्र। उनमें हम क्या पढ़ेंगे? आहड़, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? बालातल। आहड़ और बालातल बना लीजिए।